मेरे सहयोगी गौरव सावंत इस समय इजराइल से ही युद्ध क्षेत्र से मेरे साथ और आप सबके साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, हमारे जो दर्शक है वो दिन भर आपकी रिपोर्टिंग देखते रहे और आप कैसे जान पर खेलकर लगातार हमें वो तस्वीरें और वीडियोस भेजते रहे, लेकिन इस समय भारत में लगभग 9:30 बजे का समय हो रहा है। आपसे ये जानना चाहते हैं कि लेटेस्ट जानकारी आपके पास क्या है। इजराइल तो बहुत सारी बातें बोल रहा है कि 48 घंटे का डेडलाइन है और बहुत सारी और बातें, यह भी कहा जा रहा है कि आज की रात वहां बड़ी भारी होगी। आप हमारे दर्शकों को अपडेट कीजिए। हमास सुधीर, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज की रात बहुत भारी होगी। हम लोग दिन भर एश्केलोन में रिपोर्टिंग कर रहे थे। ये दक्षिण इजराइल का वो इलाका है जहां पर बहुत जबरदस्त काउंटर टेरर ऑपरेशंस चल रहे हैं और उन काउंटर टेरर ऑपरेशंस के बाद आप ये सोचिए कि आज तीसरे दिन भी हमास के पास एक क्षमता है कि वो एक के बाद एक लगातार रॉकेट दाग रहा था। दिन भर एक के बाद एक एयर रेड सायरन बज रहे थे और जिस आयरन डोम की आप बात कर रहे हैं, जो अभेद्य कवच एक तरह से होता था इजराइल का, उसे बार बार भेदा गया, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 5000 जब रॉकेट दागे गए तो उसकी तो परिकल्पना भी आयरन डोम बनाते समय नहीं की गई थी। तो ये किसी आतंकवादी संगठन की सोच है या फिर आतंकवादी संगठन के पीछे किसी देश की सैन्य सोच है, इस पर इस समय इजराइल न केवल मंथन कर रहा है, बल्कि इजराइल तो ये बहुत क्लियर है कि ये ईरान की सेना की कारस्तानी है, उनकी मिलिट्री प्लानिंग है और हमास के लड़ाकों को, हमास के आतंकवादियों को उन्होंने ही ट्रेनिंग दी। ये भी जिस आप हैंड ग्लाइडर से अंदर आने की बात कर रहे थे, ये स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देते हैं कि दोनों हाथों में हथियार और फिर पैराग्लाइडर के जरिए अंदर आए और लैंड करते ही दंदनाते हुए गोली मारी। जिस जगह की आपने बात की जहां पर वो म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, 250 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, वो बिल्कुल एक देश की रूह को, एक देश की साइकी को हिला देने वाली रणनीति के तहत ऐसा किया गया था, जैसा 26/11 में हमारे साथ और 9/11 में अमेरिका के साथ किया गया था। लेकिन इस सब सोच के पीछे संगठन एक ही तरह के हैं और उस संगठन पर या उस तरह की सोच पर इजराइल का यह कहना है कि हमास के खिलाफ तो अगले 2-4 दिनों में बड़ा ऑपरेशन होगा। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि करीब कई दर्जन है या सैकड़ों, 100 से अधिक है, जो उनके लोगों को अभी भी बंधक बनाकर रखा गया है, सुरंगों में रखा गया है हमास द्वारा। जब तक उनको सुरक्षित ना ला पाए तो इस ऑपरेशन को अंजाम देना, ऑपरेशन ऑल आउट को अंजाम देना बहुत कठिन होगा इस ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड के तहत। सुधीर जी, गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस अपडेट के लिए और हम लगातार आपके पास आते रहेंगे। आज तक के जो दर्शक हैं वो लगातार दिन भर आपकी रिपोर्ट्स देख ही रहे हैं, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप अपना जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने कई जगह ऐसा देखा जहां आपके आसपास मौत मंडराती हुई नजर आ रही थी, हमको भी। उस समय खतरा तो था, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना ख्याल रखते हुए रिपोर्ट कर रहा था और जैसे ही ये आता था हम लोग एयर रेड शेल्टर में चले जाते थे। जी, थैंक यू सो मच गौरव एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो अभी हमने आपको ये बताया कि इजराइल पूरी दुनिया में अपने इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता है, सर्विलांस के लिए जाता है, वॉरफेयर के लिए जाना जाता है। आयरन डोम के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसी उनके पास सिस्टम है जिसे कोई भी दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन मिसाइल और रॉकेट भेद नहीं सकता, लेकिन उस दिन कुछ काम नहीं किया। उनका जो बॉर्डर मैनेजमेंट है इतना जबरदस्त है कि भारत जैसे देश भी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर किस तरह का काम करना है, कैसी निगरानी करनी है, सर्विलांस कैसे करना है, कैसे एक बड़ी दीवार बनानी है, ये हम इजराइल से कंसल्टेंसी लेते थे और इजराइल इस बार अपनी खुद की रक्षा नहीं कर पाया। ये तो इजराइल की कैसे की पूरी सिस्टम जो है उनका फेल हो गया। ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है और एक बहुत बड़ी सीख भी है पूरी दुनिया के लिए। अब देखिए, इजराइल का तो हुआ, लेकिन हमारे, आपने देखा होगा दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं। एक 5 आइज करके एक बहुत बड़ा गठबंधन है बड़े बड़े देशों का, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश हैं, और वो कहते हैं कि हम पूरी दुनिया पर इन 5 आइज के जरिए नजर रखते हैं। आपको याद होगा कनाडा में जब आतंकवादी निज्जर की हत्या हुई तो इन देशों ने कहा कि हमारे पास सर्विलांस और इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि निज्जर की हत्या कैसे हुई और किसने की। यानी एक मामूली से आतंकवादी की हत्या भी जब होती है तो ये देश कहते हैं कि इनके पास सर्विलांस भी है और इंटेलिजेंस भी है। कनाडा में जो हत्या होती है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, जब हमारे देश में हम न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी,
उस समय जो हमें सबसे ज्यादा डर था वो ये था कि वो न्यूक्लियर टेस्ट करते समय कहीं अमेरिका के जो खुफिया सैटेलाइट हैं, सर्विलांस सैटेलाइट हैं, वो हमें पकड़ न लें। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम पूरी तैयारी कर रहे थे कि अमेरिका के सैटेलाइट्स हमें ना पकड़ लें, यानी अमेरिका के सैटेलाइट्स को पूरी दुनिया की खबर रहती है। लेकिन इजराइल पर हमले के लिए जो हथियार कहां से आ रहे थे, जैसा भी गौरव ने आपको बताया, 5-5 हजार रॉकेट एक दिन में लॉन्च किए जा रहे हैं। इतने सारे रॉकेट कहां से आ रहे हैं? आतंकवादियों के पास तो हो नहीं सकते, इतने ज्यादा हथियार सेनाओं के पास होते हैं। और जैसे कि उन्होंने बताया कि आयरन डोम जैसे जो सिस्टम है वो भी फेल हो गए। ये देखिए किस तरह से वो लोग आए हैं, और ये ट्रेंड जो कमांडोज हैं वही ये काम कर सकते हैं। अभी इतने सारे हथियार, इतने सारे रॉकेट, इतने सारे मिसाइल, ये कहीं ना कहीं से तो आई होंगी हजारों। इसकी प्लानिंग चल रही थी। तो क्या पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं इन सब की अपनी इंटेलिजेंस भी फेल हो गई? किसी को कुछ पता नहीं चला? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इस हमले के लिए इजराइल के दुश्मनों को बहुत बड़ी कीमत इस बार चुकानी पड़ेगी। अब देखिए, इतनी बड़ी इंटेलिजेंस फेल्योर, उनकी सेना की इतनी बड़ी नाकामी, सर्विलांस की इतनी बड़ी नाकामी, ना कोई हथियार चल रहा है, ना कोई सर्विलांस चल रहा है, ना इंटेलिजेंस चल रही है, ना आयरन डोम चल रहा है, सब कुछ बेकार। 4 घंटे तक हमास के आतंकवादी मनमानी करते रहे इजराइल में, सुबह सुबह जाकर, जब पूरा इजराइल छुट्टी मना रहा था। और ऐसा लगता है जैसे इजराइल की सेना भी छुट्टी पर चली गई, उनके जो जासूस थे इंटेलिजेंस वाले वो भी छुट्टी पर चले गए, सर्विलांस भी उनका छुट्टी पर चला गया, यानी पूरा की पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल छुट्टी पर चली गई, ऐसा लगता था। और ये आतंकवादी एक बिल्कुल नए यूनिक तरह के प्लान के साथ आए और उन्होंने इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। वो सुरक्षा व्यवस्था जिससे न जाने कितने सारे देश सीखते हैं, उनके इक्विपमेंट्स को खरीदते हैं, वो सब। अब आप ये देखिए, इसके बावजूद वहां पर नेतन्याहू का कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा, इस सब के बावजूद सरकार का कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा, इस सब के बावजूद जांच तो जरूर बैठाई है और जांच तो होनी ही चाहिए, जांच होगी। लेकिन इस समय पूरा की पूरा इजराइल जो है, इजराइल के 1 करोड़ लोग, वहां के विपक्ष के नेता, वो सब एक सैनिक की तरह सोच रहे हैं। उनके बहुत सारे विपक्ष के नेता, उनके पूर्व प्रधानमंत्री, सब के सब सेना में अपनी ड्यूटी करने के लिए पहुंच गए हैं, क्योंकि वो सब रिजर्व फोर्स के सदस्य हैं और ये सब सेना के लिए काम करते हैं। और सोचिए, ये सारे लोग अपने अपने काम छोड़कर अब सेना में शामिल होने के लिए, अपनी ड्यूटी देने के लिए वहां पर पहुंच गए हैं। अब आप ये सोचिए, अगर ये भारत में हुआ होता तो क्या होता? अगर ये सब भारत में हो जाए और भारत में इतने सारे हजारों लोग मारे जाएं तो क्या होता? मुंबई में जब 26/11 का हमला हुआ था, इसके कुछ ही घंटों में हमारे देश में राजनीति अपने चरम पर थी। हमारे देश की जनता ने के दबाव में तब गृह मंत्री का इस्तीफा ले लिया गया था। हमारे देश की अपनी जनता सड़कों पर निकल आई थी अपनी ही सरकार के खिलाफ। इसी तरह जब पुलवामा या बालाकोट जैसी घटनाएं हुई तो हमारे देश में सेना से सवाल पूछे गए। हम अपनी सेना से सवाल पूछ रहे हैं, हमारे देश के नेता अपनी सेना से सबूत मांग रहे हैं। सेना से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के सबूत हमारे देश के नेता मांगने लगे थे। जब चीन हमारी सीमाओं में घुसपैठ करने की कोशिश करता है, तब भी हमारा देश एकजुट होकर न तो चीन का मुकाबला करता है, हमारे अपने देश में जो हमारे अपने नागरिक चीन के समर्थन में आ जाते हैं। हमारे देश के अपने मीडिया के कुछ लोग चीन के बारे में अच्छी अच्छी कहानियां लिखने लगते हैं, चीन का समर्थन करते हैं, हमारे अपने नेता चीन की तारीफ करने लगते हैं। और ऐसा ही पाकिस्तान के साथ है, ना तो हम चीन का मुकाबला करते हैं एकजुट होकर, ना कभी पाकिस्तान का मुकाबला करते हैं एकजुट होकर। लेकिन इजराइल में विपक्ष का हर नेता आज एक सैनिक की तरह सोच रहा है। इस समय इजराइल की सभी पार्टियां, सभी नेता और वहां की 1 करोड़ लोगों की पूरी आबादी तन मन धन से इस युद्ध को ऐसे लड़ रही है जैसे ये उनकी जिंदगी का आखिरी युद्ध हो। इजराइल के प्रमुख विपक्षी दल नेशनल यूनिटी पार्टी और बाकी दलों के नेताओं ने सरकार का एक ऐसा समूह बनाने पर अपनी सहमति दी है जिसमें युद्ध के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों के नेता इजराइल के हित में संयुक्त फैसले ले सकेंगे और अपना योगदान दे सकेंगे। और 51 साल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने एक रिजर्व सैनिक के तौर पर हमास के खिलाफ इस युद्ध में शामिल होने का फैसला भी किया है। तस्वीरें आप देखिए कि वो खुद सेना में शामिल होने के लिए, लड़ाई करने के लिए वहां पर खुद आ गए हैं।